बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घुटनों के बीच में जो ग्रीस होती है या जो कार्टिलेज होती है या जो रबड़ होती है, ये वक्त के साथ साथ कम हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है, ये क्यों कम हो जाती है, और अगर ये कम हो जाए तो आपको कौन सी वर्जिश करनी चाहिए, किस तरह के तरीके हैं कि इसको आप ठीक कर सकते हैं या इसके साथ आप लड़ सकते हैं। एक मैंने इस तरह की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको घुटनों की ग्रीस कम होने की वजह से आपको कौन सी डाइट या कौन से खाने खाने चाहिए, तो उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि बेसिकली इसकी रीज़न क्या है, इसके कम होने की वजूहात क्या हैं, ताकि आप अगर इस तरह की कोई वजह है जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये मेरी पोजीशन सही नहीं रहती है, तो आप उसको अवॉइड कर सकें ताकि आपके घुटनों की जो ग्रीस है, जो कार्टिलेज है, वो डैमेज ना हो। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने एंड तक देख लें। सो बेसिकली हमारे जो घुटने के अंदर दर्द होती है, इसमें अगर आप ओल्ड एज के अंदर हैं, यानी 40 से आप आगे चले गए हैं, 40 साल की उम्र से अगर आप आगे चले गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके घुटनों के अंदर होने वाली दर्द की सबसे बड़ी वजह आपके घुटनों के बीच में कार्टिलेज का डैमेज है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में या रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर बेसिकली होता है। होता क्यों है, उसकी रीज़न ये होती है। देखें, आपको ये इस साइड के ऊपर जो पिक्चर नज़र आ रही है, इस पिक्चर के अंदर अगर आप इस ब्लू कलर वाले एरिया को देखें, इसे हम कहते हैं कार्टिलेज। इसे हम आम जुबान में जो लोग टर्म यूज़ कर रहे थे ना कि हमारे घुटनों के बीच में से तो ग्रीस ही ख़त्म हो गई है, तो वो ये ब्लू कलर वाली जो चीज़ है ना, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, ये घिस जाती है टाइम के साथ साथ, ये ख़राब हो जाती है। इस कार्टिलेज के ख़राब होने की वजह से अब देखें, इसका काम होता है कि जब भी हमारा घुटना मुड़े तो इसने एक सपोर्ट, इसने एक कुशन प्रोवाइड करनी होती है। लेकिन ये जब एज के साथ साथ ये घिस जाती है, ये ख़त्म हो जाती है, तो फिर जब हमारा घुटना मुड़ता है तो वो इस तरह से आपस में रगड़ता है, तो हमें मोस्टली हमारे घुटने के बीच में से आवाज़ें भी आती हैं, टक टक की आवाज़ आती है। सो वो जो आवाज़ आती है वो बेसिकली इसलिए आती है क्योंकि ये जो हमारी रबड़ है या जो हमारा जो सॉफ्ट सा कुशन है, जो हमारी ग्रीस है, वो तो घिस जाती है। उसके घिस जाने की वजह से जब भी हमारा घुटना मूव होता है तो हमारी जो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं, इनके रगड़ने की वजह से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नोकदार होती जाती हैं। अब ये जो नोकदार हिस्से होते हैं, इसे मेडिकल के अंदर कहा जाता है ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन। बोन स्पर्स बन जाते हैं, नोकीली बोन बन जाती है। सो ये जो ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, ये कितने ज़्यादा बने हुए हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको जो घुटनों के अंदर जो ग्रीस ख़त्म हुई है उसकी कौन सी स्टेज है, यानी कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की कौन सी स्टेज है। अब बेसिकली जो घुटना है हमारी इस तरह से मूवमेंट होती है जो घुटने के ऊपर होती है, यानी कि जब हमने घुटने को इकट्ठा करना होता है तो हमारी ये जो ऊपर चपनी की बोन है, जो पटेला बोन है, या फिर हमारी जो नी कैप है, आप इसको नोट करें, इसकी भी साथ साथ मूवमेंट होती है। और इसी तरह से आपके यहाँ पे इन दोनों बोन्स के ऊपर आप देख रहे हैं प्रॉपरली एक हमारी मूवमेंट हो रही है जब भी हम फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करते हैं, जब भी हम अपने घुटने को इकट्ठा करते हैं, जब भी सीधा करते हैं। तो आप नोट करें कि ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी आपस में रगड़ रही हैं। इसी तरह से ये सामने वाली जो हमारी नी कैप है, ये भी हमारी ऊपर वाली हड्डी के ऊपर रगड़ रही है। सो अब अगर इनके बीच में रबड़ ख़त्म हो जाए, ग्रीस ख़त्म हो जाए, कार्टिलेज ख़त्म हो जाए या घिस जाए, तो उससे क्या होगा, इससे टक टक की आवाज़ें आएंगी हमें। तो ये जो टक टक की आवाज़ आएगी, ये रगड़ की आवाज़ होगी। और अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, ये ऑस्टियोफाइट्स और ज़्यादा बनते जाएंगे, ये और ज़्यादा नोकदार हो जाएगी बोन, तो इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने एक एक्सरसाइज करनी है, इस तरह की एक्सरसाइज जिसके अंदर आपकी मूवमेंट ना हो। वो कैसे हो सकती है, लाइक आप घुटना इकट्ठा ना करें, घुटना सीधा ना करें, फिर भी आपकी एक्सरसाइज हो जाए। तो उस तरह से आप करेंगे कि आपने सीधे लेट के कोई भी इस तरह का कुशन ले लेना है, कोई टावल ले लेना है, कोई कपड़ा लपेट के नीचे रख लेना है, और उसको नीचे रख के आप अपने घुटने को नीचे की तरफ जोर देंगे, जोर से दे के दबा के रखेंगे। इसको 10 सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगे, तो थोड़ा सा स्पीड में हो रहा है ना, सो आपने जब भी दबाना है इसको 10 सेकंड के लिए एटलीस्ट होल्ड करना है, फिर वापस लेके आना है, 5 सेकंड्स का रेस्ट देना है। सो इस पोजीशन के अंदर आपने अपने घुटने के ऊपर एक्सरसाइज करनी है। इनको कहते हैं नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ऐसे लोग जिनके घुटनों के बीच में कार्टिलेज ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए, उनके लिए नी की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसको आपने दिन में हर 3 से 4 घंटे के बाद 5 से 6 दफ़ा 10-10 सेकंड रोक रोक के करना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये आपका नी कार्टिलेज ख़त्म होने का या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कोई भी स्टेज हो, आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा, आपको इसका नुकसान नहीं होगा। अब जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैं बता रहा हूँ ना कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, कि यानी कि आपकी ग्रीस कितनी कितनी ख़त्म हुई है,
दैट डिपेंड कि आपको कौन सी स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। यानी जो माइनर होता है उसके अंदर हो जाती है ख़त्म, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा, यानी कि हल्के हल्के से कोई क्रैक्स वगैरह पड़ जाएंगे। तो जो माइल्ड होती है इसके अंदर आपको छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो मॉडरेट होती है इसके अंदर अच्छी खासी पेन होती है, हमारा जो नी कार्टिलेज है, जो नी की जो ग्रीस है अच्छी खासी ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर भी आप फिजिकल थेरेपी के ज़रिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है मॉडरेट फेज़ के अंदर भी। माइल्ड में तो आप फिजिकल थेरेपी के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा ठीक कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज करते रहें, आपकी माइल्ड जो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाती है। और जो सीवियर केसेस हैं उसके अंदर ये होता है कि कार्टिलेज बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, और जो नी के ऊपर ऑस्टियोफाइट्स हैं, यानी कि ये जो नोकदार हिस्से हैं, ये इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि आप जो मर्ज़ी थेरेपी करा लें, जो मर्ज़ी कुछ भी कर लें, इसका जो पक्का हल है वो ये है कि आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। उसके अंदर ये होता है कि आपके डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी हड्डी के इस हिस्से को यहाँ से और नीचे वाली हड्डी के थोड़े से हिस्से को काट के यहाँ पे आपको नए घुटने डाल देते हैं। सो नए जब घुटने डालते हैं तो जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो बीच में वो रगड़ आती नहीं है। जब हड्डी नहीं है यहाँ पे तो रगड़ किस तरह से आएगी। सो न्यू जो वो यहाँ पे पार्ट्स ऐड कर देते हैं, जिसकी मदद से आपका जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का इशू है वो पक्का और कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अब ये टोटल नी रिप्लेसमेंट जो है, यानी कि घुटने पूरे चेंज कराना, ये भी अब सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अब ऐसे लोग जिनको शुगर हो, जिनको ब्लड प्रेशर हो, तो अब शुगर के पेशेंट्स के अंदर जब आप कट लगा के इस तरह की चीज़ जिसम में डालेंगे तो एक तो उनके वैसे ही वो खून जो वो पकता नहीं है, जमता नहीं है, क्रीम नहीं बनता। तो जब उनका ऑपरेशन होगा तो वो तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से उनका बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जो डायबिटिक पेशेंट है उनके अंदर थोड़ा सा डेंजर होता है इसको अप्लाई करने में। सो अगर आप यंग हैं और आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है और ग्रेड 3 से पहले पहले का है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप फिजिकली इसको मैनेज कर लें। और अगर आप ग्रेड 4 में है या फिर ग्रेड 3 की लास्ट स्टेजेस के अंदर है, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका टोटल नी रिप्लेसमेंट होगा। सो अगर आपको नी के अंदर दर्द है और उसकी रीज़न है आपकी ग्रीस कम होना, तो आपने एक तो ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज मैंने एक इसलिए बताई है क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट एक्सरसाइज है। इसके अलावा इतने सारे और मेथड हैं फिजिकल थेरेपी में, जिस तरह से फोनोफोरेसिस है या फिर टेंस मशीन्स हैं या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस हैं या फिर और भी इतने सारे मेथड्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बट जो मैंने एक बताई है वो इसलिए बताई है ताकि आप सेफ वे में रहें और सेफेस्ट तरीके से आप अपने घुटने के ऊपर एक्सरसाइज कर सकें। और अगर आपका बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आप कोशिश करें पहले डॉक्टर से मिलें, अपना डायग्नोसिस कराएं, और ये आपके एक्सरे से भी पता चल जाएगा कि आपको नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस कितना सीवियर है। तो अपने एक्सरे करवा के आपने अपने डॉक्टर को या थेरेपिस्ट को दिखाना है, और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपको फिजिकल थेरेपी चाहिए या फिर आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए। सो ये थी वीडियो हमारी हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।